नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं वैकल्पिक विषय के विषय में, अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट के विषय में। अगर आप यूपीएससी सीएससी अर्थात सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है वह है आपका वैकल्पिक विषय। अब ये जो आपका वैकल्पिक विषय है, अगर सही होगा तो आपको रैंक दिलाकर जाएगा, आपको टॉपर बनाकर जाएगा। और अगर आपने किसी भी कारण से वैकल्पिक विषय का चयन गलत कर लिया तो वह आपको फेल करके भी जाएगा। तो यहां पर बात सिर्फ सफल और असफल होने की नहीं है, बल्कि बात है रैंक की भी। आप जितने भी टॉपर्स देखते हैं उन टॉपर्स में एक आपको कॉमन चीज मिलेगी, और वो कॉमन चीज क्या होगी कि उनका जो नंबर है वह वैकल्पिक विषय में शानदार रहा होगा। अर्थात 10 अगर टॉपर्स आप देखें और 10 टॉपर्स के मार्क्स को देखें कि उनको किस विषय में कितने नंबर मिले, किस पेपर में कितने नंबर मिले, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो रैंक बनी है उसमें ऑप्शनल अर्थात वैकल्पिक विषय का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो वैकल्पिक विषय है, इसी के विषय में मैं आपकी समझ विकसित करने का प्रयास करूंगा। मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वैकल्पिक विषय का चयन अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन मेरे कहने पर मत कीजिएगा, किसी बड़े भैया के कहने पर मत कीजिएगा, किसी टॉपर के कहने पर मत कीजिएगा। वैकल्पिक विषय चुनना यह क्या है, पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। तो आप उसी वैकल्पिक विषय का चयन कीजिएगा जो आपके हिसाब से फिट हो। प्रश्न आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैकल्पिक विषय हमारे लिए बेहतर है, तो उसके जितने पैरामीटर्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो हमारा पूरा डिस्कशन है, इसमें हमारा प्रयास होगा कि वैकल्पिक विषय को लेकर अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो भी आपके प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहां पर दे दूं, कोई भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा ये डिस्कशन बड़ा हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा। तो आइए हम बहुत बेसिक से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरे विषय में संक्षिप्त परिचय है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे क्लासेस की सूचनाएं हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर होती हैं, अर्थात क्लास की टाइमिंग है। जो लोग नए हैं उस क्लास की टाइमिंग को देख लें। अब इस पूरे डिस्कशन को हम कुछ बिंदुओं में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम 1 मिनट के अंदर यह समझने का प्रयास करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा क्या होती है। इसी सिविल सेवा परीक्षा को सामान्यतः हम आईएएस की परीक्षा बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जो आपका चयन होता है, वो जो चयन होता है उसमें लगभग 24 सेवाओं के लिए आपका चयन होता है। इसी के माध्यम से आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आप आईएफएस बनते हैं, आप आईआरएस जैसी पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो ये जो आप पोस्ट प्राप्त करते हैं ये सब किसके माध्यम से? सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से। तो इसके विषय में 1 मिनट में आपको जानकारी दूंगा ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये ऑप्शनल है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी जानना होगा कि आखिर ये ऑप्शनल क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिविल सेवा परीक्षा के विषय में सामान्य जानकारी लेंगे, फिर ये देखेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा में ये जो ऑप्शनल होते हैं क्या होते हैं और कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है। फिर हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं क्या इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो किस रूप में? क्या ये टॉपर बनाते हैं? क्या ये हमारी रैंक डिसाइड करते हैं? क्या ये हमारी सफलता और असफलता तय करते हैं? तो इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम अगला जो हमारा प्रश्न होगा कि अगर हमें प्रॉपर आईएएस बनना है, प्रॉपर आईएएस का मतलब ये है कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा पास करें तो आपके नाम से पहले आईपीएस ना हो, आईआरएस ना हो, है ना, क्या हो, आईएएस लगा हो। तो इसके लिए आपको कितने मिनिमम नंबर चाहिए वह बताऊंगा, और उन जो मिनिमम आपको नंबर चाहिए उसमें ऑप्शनल क्या योगदान दे सकता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर आईएएस बनने के लिए कितने नंबर की जरूरत है और जितने नंबर की जरूरत है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना क्या कंट्रीब्यूशन देता है, इस पर हम बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपको 300 प्लस मार्क्स लाने हैं
300 प्लस का मतलब है कि 500 में से अगर आपको 300 से अधिक नंबर लाने हैं तो क्या करना होगा। प्रश्न आएगा कि 300 से अधिक नंबर क्यों लाने हैं। ये जब मैं यहां तक की चीजों को डिस्कस करूंगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इस बार के जो टॉपर्स हैं, इससे पिछले वर्ष के जो टॉपर्स हैं, उनको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये 300 प्लस मार्क्स क्यों है। तो आपको भी पता चलेगा, क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ने दी तो हम देखेंगे कि 300 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। क्या कोई छोटा सब्जेक्ट है तो उसको ले लें, क्या किसी विषय में थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट है तो हम उसको ले लें, या किसी ने कह दिया है कि वो वाला विषय उससे ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं तो क्या हम वो वाला विषय ले लें, या फिर वह विषय लें जो हमने ग्रेजुएशन में रखा। तो इन सभी पैरामीटर्स पर मैं आपको बात करूंगा। फिर अगला प्रश्न होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कब करना चाहिए, अर्थात क्या हमने तैयारी आज प्रारंभ की है तो आज ही हम सबसे पहले ऑप्शनल डिसाइड करें, या 2-3 महीने जीएस पढ़ के करें, या फिर हम प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद ऑप्शनल डिसाइड करें। कब करना चाहिए, सुटेबल टाइम कौन सा होता है, और कब कर लेने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, ये हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के विषय में एक्सपर्ट के क्या सुझाव हैं। एक्सपर्ट का मतलब है कि जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो टॉपर्स हैं, जो एजुकेटर हैं, वह क्या बताते हैं उस पर हम बात करेंगे। आई होप अगर मैं सभी प्रश्नों का उत्तर सही से दे पाया तो बाकी आपके जितने प्रश्न हैं सब इसी में समाहित हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा, जैसा कि नाम है सिविल सेवा परीक्षा, यह किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसी संघ लोक सेवा आयोग को हम शॉर्ट में यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो यह जो परीक्षा आयोजित करवाती है इसमें बहुत सी पोस्ट हैं, 24 पोस्ट हैं, उनके लिए आपका चयन होता है। जैसी आपकी रैंक होगी उसी प्रकार की पोस्ट मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आपको आईएएस बनना है, आपके नाम के साथ आईएएस शब्द जुड़े, आईपीएस शब्द जुड़े, तो आपको टॉपर में शामिल होना होगा। और टॉपर में शामिल होने के लिए जिस परीक्षा में आप बैठते हैं वह सिविल सेवा परीक्षा। अभी जो सिविल सेवा परीक्षा है 3 चरणीय होती है। पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, जो आपने अभी देखा 28 तारीख को हुई, कुछ दिन पहले हुई। अभी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 और एक जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को ही हम सीसेट बोल देते हैं, लेकिन जो सीसेट है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको पास करना है। और पास करके अगर आप उसको पास कर लेंगे तो जो आपकी मेरिट बनेगी वह जीएस पेपर फर्स्ट के आधार पर बनेगी, जिसमें क्या आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजव्यवस्था आता है, अर्थव्यवस्था के सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं, साइंस और साइंस टेक से प्रश्न आते हैं। तो यह प्रारंभिक परीक्षा। अब जब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको हिस्सा बनाया जाता है मुख्य परीक्षा का। तो जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, कितने लोगों को पास कराया जाता है, तो एक सीट पर सामान्य शब्दों में और बहुत जनरलाइज करके मैं बताऊं तो मान लेते हैं अगर 1000 सीटें हैं तो क्या किया जाएगा, 15,000 लोगों को प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा पास करवाया जाएगा। ये 15,000 लोग क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। मुख्य परीक्षा, अब जब मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनेंगे तो इसमें से क्या किया जाएगा, एक सीट पर 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जनरलाइज करके बता रहा हूं, तो मान लो 1000 सीट हैं तो इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को, 3000 लोगों को बुलाया जाएगा। और जो आपका परफॉर्मेंस होगा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में, उसी के आधार पर आपकी क्या बनेगी, आपकी रैंक बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। तो आपका जो मुख्य परफॉर्मेंस देखा जाएगा वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में देखा जाएगा। प्रीलिम्स तो क्या है, सिर्फ आपको भीड़ से अलग करने का एक माध्यम है। हाँ, ये दूसरी बात है कि इसी भीड़ के माध्यम में बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमने देखा कि आपकी जो रैंक बनेगी यह मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। और इसी मुख्य परीक्षा में आपका ऑप्शनल अर्थात वैकल्पिक विषय भी शामिल है। जो मुख्य परीक्षा है इसमें कुल 9 प्रश्न पत्र होते हैं। 2 जो प्रश्न पत्र होते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अधिकांश लोग होंगे, तो आपको एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर को पास करना होगा, कंपलसरी है, हटा नहीं सकते। तो उसमें क्या करना होगा, सिर्फ 25% आप मार्क्स लेकर आइए, आप पास हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 2 पेपर देते हैं जो कंपलसरी होता है, एक हिंदी का, तो हिंदी के से है ही है वो, तो उसमें पास हो जाते
जाते हैं, वो फेल होते हैं इंग्लिश में, कंपलसरी इंग्लिश में। मैं मानकर चलता हूं आप नहीं होंगे। अब देखिए, 2 पेपर जिसका नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ उसको आपको क्वालिफाई करना है, अर्थात 25% से अधिक नंबर आप ले आते हैं तो बस वहां काम खत्म। अब बचते हैं आपके पास 7 पेपर, और यही जो मुख्य परीक्षा के 7 पेपर हैं, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। अब प्रश्न आएगा, इस 7 पेपर कौन कौन से हैं? तो पहला पेपर है आपका एस्से का, अर्थात निबंध का। कितने मार्क्स का है? 250 मार्क्स का। उसके बाद आपके पास आते हैं जीएस के 4 पेपर, जीएस के 4 पेपर, और प्रत्येक पेपर का जो मार्क्स है वो कितने का है? 250 मार्क्स का है। तो ये कितना हो गया? 1000 नंबर का आपका जीएस हो गया, 250 मार्क्स का आपका एस्से हो गया। फिर आपको क्या करना है? आपको मिलेंगे 2 पेपर, एक कोई आप वैकल्पिक विषय रखेंगे। कौन सा वैकल्पिक विषय रख सकते हैं? अभी मैं उसकी लिस्ट बताऊंगा। तो आप जो भी वैकल्पिक विषय रखेंगे, उसके एक विषय के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। कोई भी वैकल्पिक विषय रखेंगे उसके 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपरों का प्रत्येक पेपर का मार्क्स कितना है? 250 250। इसका मतलब कितना हुआ? ये हुआ 500। इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना नंबर हुआ? मुख्य परीक्षा का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितना होता है? 1750। 1750 नंबर की मुख्य परीक्षा है, जो लिखित है, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, और इसमें आप जितना अच्छा प्राप्त करेंगे, आपके लिए जो आपका सिलेक्शन है उतना ही आसान हो जाएगा, और इसमें जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी रैंक भी उतनी ही अच्छी बनने वाली है। और उसमें भी यह जो सेगमेंट है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इसका जो इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा। क्यों सबसे ज्यादा है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर 1750 नंबर में से 500 नंबर का आपके पास एक वैकल्पिक विषय है। एक वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे। इन दोनों में आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपके लिए क्या है, उतना ही बेहतर है। अब देखिए, अब जब आपने मुख्य परीक्षा पास कर लिया तो हमने कहा आपको फिर कहां बुलाया जाएगा? इंटरव्यू देने के लिए। और जब इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा तो यह जो इंटरव्यू है वो है 275 मार्क्स का। इसमें भी आप अच्छा करेंगे, और जब इसमें भी अच्छा कर लेंगे तो आपके टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। ये देखा जाएगा कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2025। अब 2025 में से जितना आपने जो नंबर प्राप्त किए हैं, उसी के आधार पर आपकी रैंक और मेरिट बनने वाली है। कितनी रैंक और मेरिट बनने वाली है, इसको थोड़ा सा टॉपर्स के माध्यम से देखिए। आप इस चीज को टॉपर्स के माध्यम से देखिए। हमने फर्स्ट रैंकर को यहां पर शामिल किया है, और फर्स्ट रैंकर को हम उनके नंबर आपको बता रहे हैं, जिससे जो लोग ये कहते हैं कि सर हमें फर्स्ट रैंक लेकर आना है, उनको पता तो चल जाए कि आखिर उनको नंबर कितना लाना है। तो हमने क्या कहा, 1750 नंबर का आपका मेंस है, और आपका देखिए यहां पर ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 1750 नंबर का मेंस का पेपर और 275 मार्क्स, 275 नंबर का इंटरव्यू। तो यहां पर क्या कीजिए, हम इसको भी लिख देते हैं, 1750 नंबर ये और 275 नंबर किसके? इंटरव्यू के। और इसी में जितना नंबर आपका होगा, उसी के आधार पर आपकी रैंक बनेगी। अब देखिए, इसी में जब क्या होता है, हर साल जब पेपर होता है तो लगभग अगर देखा जाए तो जो सबसे अधिक नंबर प्राप्त करते हैं, उनमें एक कॉमन चीज होती है, उनका जो मेंस में नंबर होता है वो काफी अच्छा होता है। कुछ लोगों ने इंटरव्यू के आधार पर भी रैंक हासिल की है, लेकिन अधिकांश केसेस में देखा जाता है कि जिन्होंने मेंस में अर्थात 1750 नंबरों में जो पेपर है, इसमें अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब जिन्होंने अपने वैकल्पिक विषय में अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने जीएस के 4 पेपरों में अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने निबंध के पेपर में अच्छा परफॉर्म किया, उनके टॉप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको इस रूप में देखिए। यहां पर हमने फर्स्ट रैंकर लिया है। ये जितने भी टॉपर्स हैं, कौन से हैं? ये फर्स्ट रैंकर हैं, और फर्स्ट रैंकर वर्ष वाइज हमने दिखा है। आप यहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं टीना डाबी से। इनका नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा, हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी। अब आप यहां पर देखिए, इन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? 868। नंदिनी है ना 927, अनुदीप 950, कनिष्क कटारिया 942। आप इनके नंबर्स देखते जाइए, यहां पर देखिए। और यहां पर इशिता किशोर है, इनका भी देख लीजिए। अर्थात 2022 तक के टॉपर्स को हमने यहां पर दिखाया। इनके नंबरों को देखेंगे तो आप अगर इसको जनरलाइज करें, ध्यान करना, अगर आप जनरलाइज में इसको करूं तो 875 से 915 के बीच में ये लोग नंबर लेकर आ रहे हैं।
किस में? रिटेन में। रिटेन का मतलब क्या है? 1750 में। किस में से? 1750 में। अब फिर इनको क्या होता है? इंटरव्यू। अब देखिए, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप तैयारी करके आइए किसी विषय पर, हमने आपको कोई विषय बता दिया, इतिहास, भूगोल, कुछ भी, हमने कहा आप तैयारी करके आइए, हम आपका वाइवा लेंगे, है ना। वाइवा का मतलब है कि उसी विषय से हम प्रश्न आपसे पूछेंगे। अब मेरे दिमाग में कितने भी जटिल प्रश्न हैं मैं आपसे पूछ सकता हूं। हो सकता है आपने तैयारी की हो ना की हो, तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। जब पूछने का अधिकार मेरे पास है, मैं कहीं पर आपको फंसा सकता हूं। तो इंटरव्यू जो होता है, आप समझिए 5 लोग आपके सामने बैठे हैं, और जब 5 लोग आपके सामने बैठे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू में सामान्यतः यह देखा जाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं कह सकते कि भैया 275 मार्क्स में से 275 नंबर में से हम इंटरव्यू में इतने ले ही आएंगे, नहीं कह सकते। लेकिन यह जो रिटर्न मार्क्स है, इसके विषय में आप कह सकते हैं। अगर आप अच्छा लिखेंगे और अगर आपके विषय पर, वैकल्पिक विषय पर, आपके जीएस के चारों पेपर पर, निबंध पर आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप टॉपर जरूर बनेंगे। देखो, इंटरव्यू का भी थोड़ा सा रेंज देखिए। यहां पर देख सकते हैं टीना डाबी को 195 नंबर, यहां पर 193 नंबर। इन लोगों का जो रैंक मिला है वो इंटरव्यू का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहां पर अगर आप नंबर देखेंगे, खासकर यहां तक ये नंबर देखिए, तो आपको पता चलेगा इनके टॉप करने में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किसका है? मेंस का। और मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल विषय का कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। यहां पर फिर से आप देख सकते हैं इंटरव्यू ने क्या किया, इंटरव्यू में इन्होंने कमाल किया। अब टोटल मार्क्स भी थोड़ा सा देख लीजिए। हमने कहा 1750 नंबर का मेंस है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू है, और इनको जोड़ देंगे तो 2025 नंबर का आपका हो गया। कि अगर आपको यहां पर लग रहा हो कि अगर हम 50% नंबर कहां पर? मेंस और इंटरव्यू में मिलाकर 50% नंबर अगर हम ले आते हैं तो टॉप करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखिए, इनके नंबर को देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो 1100, यहां पर जो रेंज है आपको 1120 की है, लेकिन यहां पर 1063 है। फिर इधर की ओर आइए, यहां पर देखेंगे तो एवरेज जो है वो 1000, एक सेकेंड, यहां पर देखेंगे तो 1060 नंबर, और फिर से यहां पर आएंगे तो लगभग 1100 नंबर। इतना नंबर लाना है। इसका मतलब है कि 50 से लेकर अगर 55% आपके मार्क्स आते हैं तो आप टॉप करोगे। अब आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा आसान है ना, इन्होंने किया तो हम भी क्या करेंगे? नंबर ले आएंगे। सबको इतने नंबर मिल रहे हैं, हमको नहीं, सबको नहीं मिले थे। हर साल पेपर में कितने लोग फॉर्म जो भरते हैं वह 13 से 14 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं प्रीलिम्स का। देते कितने हैं? 8 लाख, लगभग 8 से 9 लाख लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं। उस 8 से 9 लाख में एवरेज में बता रहा हूं 15,000 लोग प्रीलिम्स पास कर रहे हैं। इन 15,000 में से 3,000 लोगों को हर साल इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है, और उनमें से हर साल औसतन, मान लो औसत ले रहा हूं, 1,000 लोग क्या कर रहे हैं? पास हो रहे हैं। लेकिन 1,000 में टॉपर कौन बन रहे हैं? 5 या 10। तो अगर आपको ये 5 और 10 में शामिल होना है तो आपको जो करना होगा, मेहनत यहां पर करना होगा। ये जो रिटन मार्क्स हैं, जिसको हम मेंस का पेपर बोलते हैं, यही आपकी रैंक में क्या करेगा? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिसने मेंस को साध लिया, मेंस को अपने साथ कर लिया, समझ लो टॉपर बन गया। और जिसने मेंस को गड़बड़ कर दिया, तो उसका, चूंकि मेंस कैसे गड़बड़ हुआ है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सिलेबस है, आपकी जो पकड़ उस पर नहीं होगी। देखो, अगर आप मेंस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, इसका मतलब क्या है? आप अच्छे तरीके से लिख देंगे और अच्छे तरीके से बोल देंगे। लिखना कहां पर? यहां पर। तो जब आपका यह गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए इंटरव्यू भी गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने यहां पर अच्छे तरीके से पढ़ा होता तो लिखते भी अच्छा, और जब लिख नहीं पा रहे हो, लिख कर नहीं समझा पा रहे हो, तो बोलकर आप बहुत अच्छा समझा जाओ, इसके चांसेस कम है। इसीलिए जब आप क्या करते हैं, मेंस अच्छा करते हैं, तो अपने आप आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाता है। समझिएगा, जिनका मेंस अच्छा होता है, सामान्यतः इंटरव्यू भी अच्छा होता है। अब प्रश्न आएगा, मेंस अच्छा कैसे करें? और मेंस में भी ये जो हमारा डिस्कशन है वो पूरी तरह से वैकल्पिक विषय पर है।
अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिर कौन कौन से, जैसे कि हमने देखा यहां पर देखिए, हमें क्या है, एक ऑप्शनल एक वैकल्पिक विषय लेना है। एक सूची अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इस सूची में से कोई एक विषय ले लीजिएगा, उसके 2 पेपर आपको देने हैं और दोनों पेपर हैं 250 मार्क्स 250 मार्क्स के, अर्थात 500 मार्क्स का ये आपका ऑप्शनल का पेपर है। अब इसमें से अगर आप 300 प्लस नंबर ले आते हैं, 300 प्लस नंबर ले आते हैं तो मानकर चलिएगा आप फर्स्ट रैंकर बनने की ओर आगे बढ़ चुके हैं, टॉप करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है आप 310 लेकर आए और कोई 320 भी लेकर आए तो ये क्या होगा, ये टॉप करेगा। क्यों टॉप करेगा? क्योंकि बाकी जगहों पर अगर सामान्य परफॉर्मेंस है तो 10 नंबर आपसे निकल गया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे इसमें हम किसी को दूसरे को अधिक नंबर लाने से रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं कि एवरेज अगर 300 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो जो अभी मैंने आपको टॉपर्स दिखाए, आप भी इसी तरह अपना भी नाम दर्ज कर सकते हैं। तो कौन कौन से विषय हैं जिनको आप चयन कर सकते हैं, अर्थात 500 मार्क्स के लिए कौन कौन से विषय चुन सकते हैं, ये आपके सामने है। आप इतिहास रख सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, फिलॉसफी रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, सोशियोलॉजी रख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकते हैं। इस जितने सब्जेक्ट हैं आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। और आप लिटरेचर भी रख सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो ये सब्जेक्ट हैं जिसमें से जो विषय आपको अच्छा लगे आप चुन सकते हैं। अब कैसे चुनेंगे? आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके इधर से कहेंगे कि मैं ऐसे अपनी उंगलियों को यहां पर घुमाऊंगा, जहां पर ये उंगली रुक जाएगी मैं उसी विषय को चुन लूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। यह जीवन मरण से बड़ा प्रश्न है। अगर आप सेलेक्ट हो गए और आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, यही क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ये ऑप्शनल है, बहुत ध्यान से इसको चुनना है। तो आप इतने विषयों में से कोई एक विषय चुन सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर देखिए, जैसे आप सब लोगों ने हिंदी लिटरेचर सुना होगा, संस्कृत सुना होगा, तो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, आपके पास साहित्य का भी कई विकल्प हैं। आप इतने साहित्य में से भी कोई एक विषय ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से एक लेना है, यहां से लेना है, नहीं, आप इसमें से या इसमें से एक सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे यहां पर लिखा है लिटरेचर, तो लिटरेचर कई प्रकार के होते हैं ना, हिंदी लिटरेचर अलग है, इंग्लिश लिटरेचर अलग है ना, जो है कि संस्कृत लिटरेचर अलग। तो इस लिटरेचर में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इतने विषय हैं, इनमें से ले सकते हैं। अब प्रश्न आएगा हम कौन सा विषय लें, तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये आगे आइए ये बताता हूं। अब सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि वर्तमान समय में ये जो पेपर का नेचर है ये कैसा है और इसमें ऑप्शनल का जो योगदान है वो हमें किस रूप में देखने को मिलता है। जब आप ऑप्शनल के इंपॉर्टेंस को, है ना, करंट सिचुएशन में समझ लेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि भैया अभी जो हमने देखा कि अगर 50% प्लस मार्क्स ले आते हैं, 50% प्लस मार्क्स ले आते हैं तो हमारे टॉपर बनने की संभावना बढ़ जाती। तो ये 50% मार्क्स में ऑप्शनल कितना हेल्पफुल करेगा ये हमें देखना होगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अभी जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, आपको पता है वर्ष 2013 में सिलेबस में चेंजेस किए गए और उसके बाद, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो एक हमें हिंदी माध्यम का स्वर्ण युग देखने को मिलता है। स्वर्ण युग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब अगर आप टॉपर देखेंगे जैसे किरण कौशल, हिंदी माध्यम से 3rd रैंक, उससे ज्यादा कोई रैंक आई नहीं है। 1st और 2nd रैंक हिंदी मीडियम से अभी बची हुई है। अब अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर क्षमता है कि भाई हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, मतलब आप क्या करेंगे, 2nd रैंक लेकर आएंगे, 1st रैंक लाएंगे, तो आप इतिहास बनाने वाले हैं। थोड़ा 2013 से पहले ऑप्शनल में क्यों ये 3rd रैंक आया, क्यों 5th रैंक आया, क्यों 6th रैंक आया, क्यों 8th रैंक आया? ये पहले अंडर 10 में हिंदी माध्यम से कैसे स्टूडेंट आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? और क्यों अब कहा जाता है कि वर्तमान का जो ट्रेंड है वह इंग्लिश मीडियम को सूट करता है, हिंदी मीडियम को सूट नहीं करता? उसको थोड़ा सा देखिए। तो पहले जब मेंस होता था 2013 से पहले, तो इसमें आपको क्या करना होता था, यहां पर ध्यान दीजिए। एक पेपर होता था जीएस के पेपर, जीएस का जो वेटेज था मेंस में वो 600 का था। लेकिन जो आपको वहां पर ऑप्शनल विषय कितने रखने होते थे, 2, और एक ऑप्शनल विषय का कितना नंबर का था, 600। तो 2 आपने ऑप्शनल रखे
तो कितने का हो गया 1200। अब देखिए 1200 नंबर का ऑप्शनल था, 600 नंबर का जीएस था, ठीक है, और निबंध कितने का था 200। अब होता क्या था, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो सामान्यतः आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़कर आते थे और 2 विषय वह लेते थे जिससे उन्होंने या तो ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन। अब उनके पास खूब शानदार जानकारी होती थी और आप देख सकते हैं यहां पर इसका रोल कितना है ऑप्शनल का 60%। तो कोई दूसरे जैसे साइंस बैकग्राउंड से या किसी दूसरे बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति या इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट थोड़ा सा ऑप्शनल को लेकर इतना कंफर्ट फील नहीं करता था। हिंदी मीडियम वाले जो उन्होंने बीए में पढ़ा है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ये वही दौर है जब आपने सुना होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इतने सिलेक्शन, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इतने सिलेक्शन, पटना यूनिवर्सिटी, ये वही ऑप्शनल वाला दौर है। तो यहां पर क्या होता था, ऑप्शनल का जो वेटेज था वो बहुत 60% था और इसमें हिंदी मीडियम वाले ऑप्शनल अपने वैकल्पिक विषय में बहुत अच्छा करते थे। और देखो कितना अच्छा करते थे, 600 का यहां पर क्या था जीएस का था। तो यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले, ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम वाले जीएस में हिंदी मीडियम वालों को पीछे छोड़ देते थे। लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम वाले इस ऑप्शनल में इतना आगे निकल जाते थे कि वह इंग्लिश मीडियम वालों से हमेशा आगे बने रहते थे और इसी के कारण वह 3rd रैंक तक प्राप्त कर पाते थे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो इस दौर में 2013 से पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की ऑप्शनल सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी थी और इसी से हिंदी माध्यम से अधिक रैंक, अच्छी रैंक हमें देखने को मिलती है। लेकिन समय पलटता है और समय पलटता है 2013 के बाद। अब देखो जीएस हो गया है 1000 नंबर का और ऑप्शनल हो गया 500 नंबर का। अब क्या हुआ, जो मजबूती हिंदी मीडियम को मिली थी वो किधर शिफ्ट हो गई, इंग्लिश मीडियम को। और इंग्लिश मीडियम वाले पहले भी जीएस में हिंदी मीडियम वालों को पीछे छोड़ रहे थे, अब तो पूरा उनकी तरफ क्या हो गया, उनके पक्ष में आ गया। जिस आधार पर हिंदी मीडियम के लोग रैंक बनाते थे उसी का वेटेज क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का नंबर कितना है 500। जिस ऑप्शनल का पहले परसेंटेज क्या था 60% था, अब उसका वेटेज क्या हो गया 28 से 29%। और यहां से क्या होता है, हिंदी मीडियम में अब हमें रैंक ढूंढना पड़ता है। क्यों ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उनके ऑप्शन खत्म हो। लेकिन बिगड़ा नहीं है कुछ। सोचो ये जो 500 मार्क्स है ना, आप इसमें इंग्लिश मीडियम वालों से आगे निकल सकते हो अगर आप अपने विषय का चयन सही से करते हो, उस पर मेहनत करते हो, तो वह आपसे जीएस में आगे जाएंगे। जीएस 1000 नंबर का है, उसमें इंग्लिश मीडियम वाले आगे हैं क्योंकि उनके पढ़ने का अप्रोच अधिक है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो और आप हमसे पढ़ते हो तो हम सही कह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को हम छोड़ेंगे पीछे, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, है ना, क्योंकि हम जब दिखाएंगे देखो कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये रिजल्ट, अभी समय लगेगा। खैर कुल मिलाकर अभी आपके पास 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। इसको अगर आप बेहतर करके चलते हैं तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों से यहां आगे जाएंगे। और जब इंग्लिश मीडियम वालों से यहां पर आगे निकलेंगे तो जो वह जीएस में आपसे आगे निकल रहे थे उसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे और आप अब भी रैंक बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा, अभी आपका जो 500 का ऑप्शनल है इसका चयन बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से विद्यार्थी 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद ऑप्शनल चेंज करते हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक उनसे होती है। क्या मिस्टेक होती है मैं आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर जीएस में हिंदी माध्यम के बच्चों के नंबर अभी भी क्या होते हैं, हिंदी कम आते हैं। और जब नंबर कम आते हैं इसका मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आगे निकल गए, उनकी रैंक बनेगी। अब आपको अपनी रैंक बनानी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा ऑप्शनल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 1000 नंबर का यह जीएस का पेपर है ना, इसमें हिंदी मीडियम के 400 नंबर भी लाना बहुत कठिन है। क्या मैंने बोला, देखो 4 जीएस के पेपर हैं और कितने का है 250 मार्क्स के। हर पेपर में आपका 100 या 110 105 नंबर लाना आपके लिए कठिन हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर आपको 50 से 60 नंबर पीछे छोड़ देते हैं। अर्थात जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 400 नंबर जीएस में लाने में संघर्ष करते हैं, वहीं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट 460 नंबर आसानी से ले आते हैं। अब वो 60 नंबर आगे निकल गए तो रैंक उनकी बनेगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बाजी पलट सकते हो। आप क्या करो, वह आप ये जो 500 नंबर है इसमें जो मैक्सिमम मिल सकता है वो आप लेकर आओ।
लेकिन वो कैसे लेकर आओगे? जब आपकी वैकल्पिक विषय पर पकड़ अच्छी होगी। ठीक है, तो देखो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट 50 से 60 नंबर जीएस में आगे रहते हैं। निबंध के पेपर में दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, तो इसके आधार पर बहुत कुछ आप नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका करना है आपके लिए, हिंदी मीडियम के लिए जो भी इंपॉर्टेंस है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। अब जब ऑप्शनल सब्जेक्ट का है तो प्रश्न आएगा कि हम कौन सा ऑप्शनल रखें। अभी मैंने आपको ये लिस्ट दिखा दी, इसमें से कोई रख सकते हैं, लेकिन कोई रखने से आपका काम नहीं चलेगा। आप एक और चीज समझिए, एक चीज और समझिए, वो ये कि हमने कहा आपको लाना है 50% मार्क्स, लगभग 1050 नंबर। अगर आपको टॉप करना है, आपको प्रॉपर आईएएस बनना है, तो लगभग 50% नंबर आपको लाने हैं, 1050 नंबर। अब 1050 नंबर आप कैसे लाएंगे? आपके पास विकल्प क्या है कि 1000 नंबर का जीएस होता है, इसमें से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मैक्सिमम 400, औसतन देखा जाए तो 400 नंबर लेकर आ रहे हैं। मान लिया आप जो है कि मैक्सिमम नंबर है हिंदी मीडियम से जो आ रहा है वो आपने भी प्राप्त किए, तो 400 नंबर आपको मिल गया। ठीक, एक आप एस्से अर्थात निबंध का पेपर है, उसमें आप मैक्सिमम कितना लेकर आएंगे? 160 नंबर। और आप इंटरव्यू में 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो मैंने अभी आपको टॉपर के नंबर इंटरव्यू दिखाए, आपने देखा उनका, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ टॉपर को आप पीछे छोड़ेंगे और बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, 175 नंबर। तो आपको कितने मिल गए? टोटल नंबर कितने मिले? 735। और आपको चाहिए कितना? 1050। अब क्या करना है? 1050 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? अब आपके लिए जरूरी है कि कम से कम आप क्या करें? 315 नंबर लाएं। और 315 किस में से लाएं? 500 में से लाएं। तो अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि 300 प्लस नंबर अगर आप लेकर आएंगे तो ही आप ऑप्शनल के माध्यम से टॉपर बन सकते हैं। अब समझ में आया होगा आपको। देखो ये तब की कंडीशन है जब मैं मैक्सिमम ले रहा हूं कि आप जीएस में मैक्सिमम नंबर प्राप्त करें। आप जो है कि एसए में 160, 175 मैक्सिमम प्राप्त करें। इंटरव्यू में मैंने आपको 175 दिलवा दिया, तब भी आपके टोटल नंबर हो रहे हैं 735। चाहिए कितने टॉपर बनने के लिए? 1050। देख लो यहां पर देखिए, एवरेज आप निकालिए, यहां पर देखिए, देख पा रहे नंबर इससे ज्यादा ही चाहिए। अगर आप देखो, मैंने आपसे बोला 1000, यहां पर देखो 1054 आप ये देख पा रहे हो, बाकी यहां पर 1063। तो मैं अभी आपको मिनिमम नंबर बता रहा हूं। अगर उस समय उस साल कोई आपसे ज्यादा मेधावी हुआ, वो क्या करेगा? 1100 तक पहुंचा देगा। अभी तो हमारा संघर्ष हो रहा 1050 पर। तो देखो 1050 अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें 315 नंबर और उससे ज्यादा करना है, तो इस 500 में से आप बढ़ाते चलो। मेरा मानना है कि आपका स्कोर जो आइडियल स्कोर होना चाहिए यहां पर 340 से 350 नंबर। और अगर आप अपने वैकल्पिक विषय में इतना ले आते हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप टॉपर्स बनोगे। अगर मैं कहूं आपका जो आइडियल स्कोर होना चाहिए, जिसका पीछा आपको करना है, इतना करोगे तो आप टॉपर्स बन सकते हो। ठीक, अब प्रश्न आएगा कि आखिर इतने नंबर आएंगे कैसे और किस विषय में ला सकते हैं, उसी को हमें देखना है। अब हमें 300 प्लस नंबर लाने हैं और एग्जैक्ट कहूं मैं तो मैं कहूंगा 340 या 330 नंबर लाने हैं। इसके लिए जरूरी क्या है? हम एक ऐसे सब्जेक्ट को, एक जो हमारे पास विषय है उसमें से उस विषय का चयन करें जो स्कोरिंग हो, मतलब जिससे खूब नंबर मिलते हो। कोई ऐसा विषय है जिसमें हम लिखते तो बहुत अच्छा है, नंबर मिलता ही नहीं, फेल हो जाओगे, अर्थात आपकी रैंक नहीं बनेगी। तो पहला देखो, मैं बता रहा हूं कि कैसे आप इतना नंबर लाएंगे। जो विषय, अगर आपने विषय चुनते समय ऐसा विषय चुना जो कम स्कोरिंग है, तो सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल चुनते समय आपने देखा कि भैया कोई विषय स्कोरिंग भी है, समझना, और वह आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, अर्थात वो पढ़ने पर मजबूर भी कर रहा है। कोई विषय कितना भी स्कोरिंग है, मान लो कोई मुझसे कहे कि मैथ बड़ा स्कोरिंग है सर, ले लो। अरे मैं मैथ एक पेज पढ़ के मुझे जो है कि 4 दिन की नींद आती है, मैं क्या करूंगा? भले ही कितना स्कोरिंग है, मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो पैरामीटर्स, स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और जो भी आपने विषय लिया
उस पर पकड़ ऐसी हो कि प्रश्न कहीं से घुमा के पूछे, आप उसको एकदम ट्रैक पर ले आओ। आप उसको इतने शानदार तरीके से लिखो कि कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। और आपने उस विषय को क्या किया हो, पर्याप्त समय दिया हो। अर्थात उस कंडीशन में आप ऑप्शनल नहीं रख सकते कि आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, 3 महीने बाद मेंस है। अब आप क्या करते हो कि कोई भी विषय कितना भी आपका स्कोरिंग हो, कितना भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आपने उसको समय ही नहीं दिया, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ आप जस्टिस ही नहीं किए। और जब आपने उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं किया, उसके साथ उसको समय नहीं दिया, तो क्या हुआ, वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग होते हुए भी खत्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आप पर्याप्त जब समय देंगे, सब्जेक्ट स्कोरिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, उस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपने बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास किया होगा और आपके उस विषय की भाषा पर पकड़ होगी। भूगोल लिखते हो, इतने शानदार तरीके से लिखो, फिलॉसफी लिखते हो, शानदार तरीके से लिखो, समझा के लिखो, सरल शब्दों में लिखो, हिंदी साहित्य है, इतिहास है, कोई भी आपकी उसकी उस विषय की भाषा पर पकड़ हो और आप बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी लाइनों में कहने की क्षमता अगर रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, 310 भी लाएंगे, 330 भी लाएंगे और 350 भी लेकर आएंगे। और 300 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, रैंक बढ़ रही है, आपकी रैंक बढ़ रही है। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनने के पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए। तो पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, आप बचपना छोड़ दीजिए। आप में से बहुत से लोग, सर हमारे बुआ के दोस्त के भैया ने यह विषय बताया है, कुछ नहीं होगा। मैं कहूं कि मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको मैं 10 साल से जानता हूं, वह मुझसे कहे कि भाई मैं एक्स विषय पढ़ता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है, तुम ये रख लो, तब भी मैं नहीं रखूंगा। क्यों, पता नहीं एक्स विषय में, एक्स विषय मेरे लिए स्कोरिंग होगा कि नहीं। क्यों, मैथ्स उसके लिए स्कोरिंग है, मेरे लिए नहीं हो सकता है, उसके लिए इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी विषय को चुनने के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा मैंने बेटे जो दिया है वह विषय का क्या होना चाहिए, स्कोरिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए और बी 2 विषय हैं और मुझे ए में भी समान इंटरेस्ट है और बी में भी। इसमें एवरेज जो नंबर आते हैं, ध्यान देना, वो 260 आते हैं और बी में एवरेज जो नंबर आते हैं वो 305 या 310 आते हैं। मैं क्या करूंगा, मुझे बी चुनना चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए वह विषय के स्कोरिंग होने पर पहला। लेकिन सिर्फ एक पैमाना यह नहीं है, एक पैमाना नहीं है, वो विषय स्कोरिंग। अब मान लो आपको पता चला कि 4 से 5 ऐसे विषय हैं जिनमें नंबर बड़े अच्छे उठ रहे हैं, फिर प्रश्न आएगा कि दूसरा पैमाना। आप अब उन विषयों में से देखो कि आपके लिए कौन सा इंटरेस्टिंग है, कौन सा आपके लिए इंटरेस्टिंग है। अर्थात उन 4-5 विषयों में कौन सा ऐसा विषय है जिसको पढ़ते समय आपको नींद नहीं आती, आपको पढ़ते समय सपने नहीं आते, पढ़ते समय आपको उबाई नहीं आती, पढ़ते समय नहीं लगता कि भैया क्या ही ले लिया हमने। ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, वैकल्पिक विषय का नोट्स ऐसा है ना, पूरा जैसे होता ना, कहता है पोथा पढ़ना, ऐसा होता है ऑप्शनल। 20, 50, 100 पेज का नहीं है कि मन को रोक कर पढ़ लोगे ना। ऑप्शनल में अगर आपको 310, 320, 330 नंबर लेकर आने हैं, तो आपको क्या करना होगा, वह सब्जेक्ट चुनिए जो स्कोरिंग होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो। अब मान लेते हैं कि आपको फिर से यहां पर 4 से 5 सब्जेक्ट मिल गए कि सर मेरे लिए 4 से 5 स्कोरिंग है और उन्हीं में से कुछ विषय क्या है, इंटरेस्टिंग भी मिल गए, बहुत अच्छा। अब उनमें से कौन सा लें, उनमें से कौन सा लें, तो आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपको जीएस और निबंध में हेल्प करे। जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस के 4 पेपर जो मेंस में है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी है, साइंस टेक है, आईआर है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी है, इस सब से। तो अगर आपको कोई ऐसा विषय लगे जो आपको लग रहा है स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और उसमें भी 2, 3, 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप किसको रखेंगे, जो जीएस और निबंध में आपको हेल्प करे। लेकिन अभी ध्यान देना, बात पूरी नहीं हुई, अभी ऑप्शनल मत डिसाइड करना, बात पूरी होने दो।
तो ये पहले पैरामीटर। उसके बाद अगला जो पैरामीटर होता है, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रखे थे क्या हम उनको रख लें? तो ग्रेजुएशन के आधार पर सब्जेक्ट कब आपको रखना है? इन 3 के बाद, अर्थात इनका इंपॉर्टेंस सब इससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन जहां से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जहां से किया है, हमें नहीं पता कि वो कैसी यूनिवर्सिटी थी, उसमें कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई। अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर पढ़े हैं, आपकी क्लासेस अच्छी नहीं हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से डीप तरीके से किसी विषय को नहीं समझाया गया है, तो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट आपको क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको प्रेजेंट करना है। तो इसका जो आप रैंकिंग रखेंगे चौथा। अगला, जब आप सब्जेक्ट रखिए तो आप देख लीजिए कि क्या उस विषय के नोट्स और बुक्स उपलब्ध हैं। तो आज के समय में हिंदी मीडियम में भी सभी विषयों के और नोट्स और बुक्स उपलब्ध हैं। तो यह जो पैरामीटर से अब कमजोर हो जाता है, यह पहले हुआ करता था क्योंकि हिंदी मीडियम में पहले अच्छी किताबें, अब तो हिंदी का मार्केट है और जहां मार्केट है वहां पर चीजें होंगी। अगला, ऑप्शनल सब्जेक्ट का छोटा होना। कुछ लोग कहते हैं कि सर सब्जेक्ट स्कोरिंग तो नहीं है, इंटरेस्ट कम आता है, ज्यादा नहीं आता, लेकिन सर 2 महीना में मैं कंप्लीट कर लूंगा। हम कह रहे हैं 2 महीना में आपने कंप्लीट किया और आपके नंबर आए 230, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ सिलेक्शन, एक अटेम्प्ट तो आपका बर्बाद हुआ। और अगली बार भी यह विषय में आप जो है कि चूंकि आपका क्या है, इंटरेस्ट उसमें है नहीं, अगली बार भी यह विषय आपको ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 240 दे दे, 260 दे दे, है ना, 290 भी दे दे। लेकिन अगर 10 नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुक गया तो क्या फायदा हुआ छोटा लेने का? छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग होना। कोई सब्जेक्ट अगर इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है तो आप कम समय में ही उसे क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। लेकिन कोई सब्जेक्ट छोटा ही है लेकिन पढ़ते ही नींद आती है ना, नाम सुनते ही डर लगता है, तो वो दिक्कत है। अगला जो पैरामीटर होता है, अपडेट ना करना। अगर कोई विषय है उसमें बार बार, जैसे कहा जाता है कि आईआर जो PSIR होता है उसमें अपडेट करना पड़ता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो विषय होता है अपडेट करना, तो जो अपडेट करने वाले विषय होते हैं वहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे विषय को मत चुनिएगा या इसको नीचे रखिएगा, अपडेट जिसको करना पड़े ऐसे विषय को नीचे। और लास्ट में रटना ना पड़े, अगर रटना पड़ रहा है तो उस विषय को दूर ही रखिए, टाटा बाय बाय। अब देखिए यहां पर समझिए चीजों को। हम कहें कि अगर हमें अंकदायी स्कोरिंग के आधार पर विषयों की लिस्ट हिंदी मीडियम के लिए बनानी है तो कौन कौन से विषय? तो आप क्या कर सकते हैं? आप हिंदी साहित्य रख सकते हैं, आप संस्कृत साहित्य रख सकते हैं, आप पाली रख सकते हैं, आप बहुत से साहित्य वाले विषय रख सकते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अभी बात पूरी नहीं हुई। साहित्य का नाम सुनते हिंदी लिटरेचर, अरे रुको, हिंदी लिटरेचर सबके सुटेबल नहीं है। हिंदी लिटरेचर में जो सिलेक्शन ज्यादा होता है वो पता है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है और बहुत में से थोड़ा सा भी पास हुए तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। परसेंटेज ध्यान देना कि कितने लोग शामिल हुए और उसमें से कितने लोग पास हुए, ये क्या करना होगा? रिसर्च करना होगा। तो साहित्य, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, है ना, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, यह हिंदी मीडियम के लिए अच्छे विषय माने जाते हैं। इसमें से कोई भी आप विषय ले सकते। अगला, अगर विषय में इंटरेस्ट होना अत्यंत आपके लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। स्कोरिंग है, अब मान लो इसमें से कोई विषय आपको स्कोरिंग लग गया, ठीक है भैया, हम इनमें से कोई ले लेंगे। लेकिन कौन सा विषय लेना इनमें से आप, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो आपके लिए स्कोरिंग नहीं है। मैंने जैसे मैथ का एग्जांपल लिया, मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझा सकता है, हो सकता है दूसरा ना समझा पाए। आप हो सकते हैं हिंदी लिटरेचर में बहुत अच्छा करो, मुझे पोइम पढ़ना पसंद नहीं, मुझे कहानियां पढ़ना पसंद नहीं। और पोइम और कहानियां थोड़ी है, हिंदी लिटरेचर का पूरा सिलेबस देखिए, उसमें बहुत सी चीजें वो मुझे पढ़ती ही नहीं आती है, तो मेरे लिए स्कोरिंग नहीं है। तो स्कोरिंग के साथ साथ हमें उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट वाला चुनना है, अर्थात ABC 3 विषय हमको लगे कि यह स्कोरिंग है। अब इन 3 विषयों में से मैं उस विषय का चयन करूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है।
भले ही यहां पर मुझे लगे कि इसमें एवरेज मिलता है 310 नंबर, यहां पर मिलता है 300 नंबर और यहां पर मिलता है और मान लो 305, लेकिन मैंने सबसे यहां पर देखो स्कोरिंग लगभग एक ही जैसा है, लेकिन मैंने 300 को क्यों रखा? मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, इस विषय को रखूंगा। क्लियर? अगला देखिए, दो विषयों में अगर आपका इंटरेस्ट कॉमन है, एक जैसा है, तो आपको उस विषय को चुनना चाहिए जो अंकदायी है। अर्थात अब मान लो x और y मुझे सेम इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसको भी डेली 5 घंटे पढ़ सकता हूं, इसको भी पढ़ सकता हूं, लेकिन यहां पर स्कोर आता है एवरेज 280 नंबर और यहां पर आता है 300 नंबर, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए। अगला, कोई विषय रुचि में अगर ऊपर है और स्कोरिंग भी है, क्या है, इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग है, लेकिन आपको कोई बताता है कि भाई वो जीएस में तो कोई योगदान ही नहीं देगा, उसका जीएस में 1000 नंबर का जीएस है, लेकिन तुम जैसे कोई कहे आपसे कोई कहे कि हिंदी लिटरेचर लेकर क्या करोगे, हिंदी लिटरेचर, देखो मैं कोई ऑप्शनल नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य किसी ऑप्शनल को प्रमोट करना और किसी को कम करके आंकना नहीं है, डेटा में दे रहा हूं, समझिए। हमने कहा कि कोई कहे आपसे हिंदी लिटरेचर ले लो, आपने उसकी बात को खारिज कर देना है, किसी दूसरे के आधार पर आपको कभी भी ऑप्शनल का चयन नहीं करना है। आपने पूरे कैलकुलेशन के आधार पर जो मैं पैरामीटर बता रहा हूं, आपको लगा कि हिंदी लिटरेचर ठीक है, मैं अच्छा इंटरेस्ट है मेरा और मैं इसमें लिख भी अच्छा दे रहा हूं, स्कोरिंग भी है मेरे लिए, लेकिन अब आपसे कोई आगे कि भैया जीएस में कम उपयोगी है, तो भी आप इसी को रखना। क्यों? जीएस तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है ना भाई, जीएस तो सब लोग पढ़ेंगे, और जीएस में भी मैंने क्या कहा, 1000 में हमको मैक्सिमम कितने नंबर मिलेंगे, 400 ही तो मिलेंगे, तो जब हम 400 ही मिलेंगे तो हम जीएस तो वैसे भी पढ़ेंगे, तो हम अपने ऑप्शनल को क्यों यहां पर छोड़ें, क्यों हम हिंदी लिटरेचर की जगह पर हम इतिहास लें। लेकिन ध्यान दो, अगर हमें यह लगे कि भैया कोई विषय कॉमन स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग ठीक है, इंटरेस्टिंग भी कॉमन स्कोरिंग है, मतलब जैसे मान लो ए बी सी, स्कोरिंग के मामले में ए बी सी 3 समान स्कोरिंग है और इंटरेस्ट में भी मेरा इसमें ऐसे ही है, और मैं इसमें से कोई, ये तीनों चूंकि समान इंटरेस्ट के हैं ए बी सी, तो इसमें से कौन सा चुनूं। तो अगर इसमें से ये देखो कोई विषय आपके जीएस के लिए हेल्पफुल हो जाए तो उसको चुन लो, फिर क्या हो, उसको भी जोड़ दो। समझना, स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अब आपके पास 3 विषय मिले, 2 क्या हैं, वो जीएस में आपको योगदान नहीं देते, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते, तीसरा है उसमें भी उतना ही आपके लिए इंटरेस्ट है, आप उसमें भी उतना इंटरेस्ट शो करते हो, पढ़ते हो, स्कोरिंग भी है, लेकिन वो इसी के साथ साथ जीएस में भी हेल्पफुल है, तो आप क्या करना, उसको ले लेना। अब देखो इसमें आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो मैंने सिलेबस पर आपको वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर उपलब्ध है। आईएएस के लिए बुक लिस्ट का पूरा मैंने बना रखा है कि कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए और आईएएस की तैयारी कैसे करना चाहिए वो भी मैंने बता रखा है, सब वीडियो उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। यहां पर आइए, तो हमने ये देखा कि इंटरेस्ट होना, स्कोरिंग होना और जीएस में उसका कंट्रीब्यूशन होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जो विषय स्कोरिंग हो और उसमें हमारा, उनमें से स्कोरिंग विषयों में से जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसको लेंगे। अगर वो विषय जीएस में हेल्पफुल होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम अपने ऑप्शनल को मजबूत करके चलेंगे। हम ऑप्शनल को इस आधार पर नहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये जीएस में योगदान नहीं देता, क्योंकि जीएस तो वैसे ही हम पढ़ लेंगे, ऑप्शनल में अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो हम उसी को लेंगे। अगला देखिए, बैकग्राउंड के विषय को हम तभी लें जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या यूनिवर्सिटी कोई भी XYZ कोई भी नाम हो उसका, पढ़ाई आपकी अच्छी हुई हो, कोई उस विषय पर जब आपसे बात करता हो तो इसका दिल एकदम खुश हो जाता हो कि क्या बात किया, क्या बात बोला, क्या डायमेंशन है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इस रूप में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक से किया है तो आप उस विषय को रखना। क्यों? क्योंकि 3 साल 5 साल आपने पढ़ा है, पढ़ा कैसे होगा, बिना इंटरेस्ट के। तो आपने इंटरेस्ट के साथ उसमें पढ़ा है और अब आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करके उसको स्कोरिंग बना दीजिए। स्कोरिंग तो आप बनाते हैं ना, आप अच्छा लिखेंगे तो स्कोरिंग हो जाएगा।
तो अगर किसी विषय को आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शानदार तरीके से पढ़ा है, सिर्फ खाता पूर्ति नहीं की है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एच ए ऑप्शनल रख सकते हैं। यदि बड़े विषय में रुचि और विषय स्कोरिंग हो तो 2 माह का अधिक समय भी सही है। इसका क्या मतलब, अब आपसे कोई कहता है कि छोटा ऑप्शनल लेना, छोटा, आप कहना छोटे बड़े के चक्कर में नहीं पढ़ना। मान लो एक विषय है एक्स, 3 महीने में तैयार कर सकते हो, दूसरा है वाई, इसको 5 महीने में आपको तैयार कर, लेकिन आपका ये इस विषय में इंटरेस्ट है और आपको लगता है स्कोरिंग भी है, ये छोटा सा सब्जेक्ट आपको नंबर ही नहीं देकर जाता, क्या करोगे? तो आप क्या करना, 5 महीने वाले का 2 महीने बचाने के चक्कर में आप 2 अटेम्प्ट बर्बाद कर दोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे और फिर आपके पास मौका भी नहीं मिलेगा कि आप एक्स से वाई पर शिफ्ट हो सको। ऑप्शनल चेंज नहीं करना है। इसलिए कोई आपको समय के आधार पर, छोटे और बड़े के आधार पर ऑप्शनल डिसाइड मत कीजिएगा। ऑप्शनल डिसाइड कीजिएगा स्कोरिंग होने के आधार पर, इंटरेस्टिंग होने के आधार पर, उसमें आपकी पकड़ के आधार पर, और उसको कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उसके आधार पर। अगला, इस समय नोट्स और बुक्स की उपलब्धता लगभग सभी विषयों की है, इस आधार पर अब किसी विषय को खारिज मत कीजिएगा। अर्थात कई लोग आपको सुझाव देंगे, क्या सुझाव देंगे, आपसे कहेंगे कि भैया ये XYZ हिंदी में इसके नोट्स नहीं आते, नहीं, गलतफहमी है, आप पता करो, दुकान पर जाओ, उस विषय के एक्सपर्ट से पूछो, एजुकेटर से बात करो, कहो कि सर आप हमारी मदद करिए। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूं, तो मुझसे कोई पूछेगा, मैं 10 किताबों के नाम बता दूंगा, नोट्स बता दूंगा, पढ़े वो, ठीक। अगला, यदि किसी विषय को अधिक छात्र ले रहे हैं तो आवश्यक नहीं कि वह विषय आपके लिए भी, जैसे हिंदी लिटरेचर में भीड़ है तो आप भी रख लोगे तो आप भी अच्छा कर पाओ, जरूरी नहीं, आपको जो सूटेबल लगे वो लेना है। भीड़ जो कर रही है भीड़ को करने दीजिए, आपको तो अपना रैंक बनाना ना, आप तो भीड़ के साथ सामूहिक रूप से सिलेक्शन नहीं लेंगे ना। आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि चलो सिलेक्शन ले लेंगे और सब लोग मिल बांट लेंगे, नहीं ना, एक सीट आपको चाहिए तो अपनी सीट आपको सिक्योर करनी होगी। अगर ऐसी स्थिति में जब विषय के प्रति कोई विशेष झुकाव नहीं हो तो आपको ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो समान जीएस में भी उपयोगी। इसका क्या मतलब हुआ, ए, बी और सी 3 विषय हैं, इन तीनों विषयों में कॉमन इंटरेस्ट है, बहुत कुछ अट्रैक्ट कोई विषय नहीं कर रहा। यह विषय मान लो हिंदी लिटरेचर है, यह सब्जेक्ट है मान लो फिलॉसफी, यह सब्जेक्ट है मान लो ज्योग्राफी, तो आपको क्या करना चाहिए, ज्योग्राफी लेना चाहिए, क्योंकि यह इन दोनों में जितना इसमें इंटरेस्ट है आपका ज्योग्राफी में भी है, और ज्योग्राफी लेंगे तो आपके जीएस में भी हेल्पफुल हो जाएगा। इसी के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, कुछ भी विषय ले सकते हैं, ये आप पर मैटर करेगा। अब देखिए कि एक्सपर्ट के सुझाव क्या क्या है। तो वैकल्पिक विषय का जो चयन के सुझाव, पहला जो शर्त है वो ये है कि वैकल्पिक विषय का चयन है ना, एक दिन या एक रात में नहीं करें, एक दिन या रात में नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एकदम तनाव में आ जाते हैं, और इतना तनाव में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि आज ही रात में डिसाइड कर लूंगा तो कल से मैं पढ़ना चालू कर दूंगा या पढ़ना चालू कर दूंगी। आज जो भी टेंशन लेना है, आज जो भी सोचना है, आज की रात हमारी कयामत की रात होगी और कल से हम ऑप्शन में पढ़ना। इसको बोलते हैं मूर्खता, और मूर्खता करके आप टॉपर नहीं बन सकते हो, सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। तो जो भी आपको विषय लेना है एक दिन रात में नहीं, आप इस पर कई दिनों तक विचार कीजिए, और विचार कीजिए भाव के आधार पर नहीं, डाटा के आधार पर। आप ये देखिए कि भाई किसी विषय को जो मैं ले रहा हूं उसमें औसतन स्कोर कितना आता है, उसमें मेरा झुकाव किधर की, उस विषय में मेरा झुकाव कितना, इंटरेस्ट कितना बन पा रहा है। उसके पुराने प्रश्नों को देखिए, पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखिए, आप उस विषय से जुड़े हुए कुछ लोगों से बात कीजिए, और जब सभी तरह से सुनिश्चित हो जाए तब आपको चयन करना चाहिए। फिर अगला, आपको वैकल्पिक विषय का जो चयन है वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब आपने जीएस को कम से कम 3 से 4 माह पढ़ लिया हो। क्यों, हो सकता है कि जीएस को 3 से 4 माह जब अच्छे से पढ़ें, इसी में से कोई विषय आपका वैकल्पिक विषय बन जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं,
मैं जिस तरह से ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, कुछ बच्चे पढ़ने के बाद कहते हैं सर मैं यही ऑप्शनल लूंगा या लूंगी। उनको क्यों? क्योंकि मजा आने लगता है। ठीक इसी तरह से हो सकता है जीएस में आप इतिहास पढ़ें, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, मतलब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ें। इसी तरह से कोई दूसरा विषय आपके लिए क्या हो सकता है, इंटरेस्टिंग उस समय बन सकता है। तो कम से कम 3 से 4 महीने जीएस पढ़ने के बाद ही आपको लेना चाहिए। अगला, कुछ लोग कहते हैं कि वैकल्पिक विषय का जो चयन है हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के बाद लेंगे। नहीं, जिस तरह से हमने कहा बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेना कि हम कौन सा वैकल्पिक विषय लें, वह घातक है। ठीक उसी तरह से वैकल्पिक विषय का चयन समय पर ना करना वो भी घातक है। तो जो सामान्यतः 3 से 4 महीने का जब समय निकल जाए, आपने जीएस को पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको वैकल्पिक विषय का चयन कर लेना चाहिए। अगला, वैकल्पिक विषय का जो भी आपने चयन किया है उसके सिलेबस को क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स से पहले अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपका वो जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर प्रारंभिक परीक्षा के बाद तो आपके पास बिल्कुल समय ही नहीं रहता कि आप रिवीजन के अलावा कुछ भी कर सकें। सब कुछ रिवीजन पर चलता है, लेखन का प्रयास करना है, आंसर राइटिंग करना है, रिवीजन करना है। तो जो भी आप ऑप्शनल लें, आपको प्रारंभिक परीक्षा से लगभग 2 माह पहले वो कंप्लीट कर लेना है, तभी आप क्या कर सकते हो, उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? अगला, वैकल्पिक विषय का जो चयन है वह किसी के कहने पर ना करें, किसी के कहने पर नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको निर्णय लेना होगा। ठीक है? अच्छा, अब जब आप वैकल्पिक विषय चुने तो यह देखें कि जो आपका उस विषय में, किसी विषय को आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि वह आपके लिए इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग ऐसा तो नहीं है जैसे हिंदी साहित्य में बच्चे कहते सर करना ही क्या है, कहानी और उपन्यास ही तो पढ़ने हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि एक बात बताओ, कहानी और उपन्यास पूरे हिंदी लिटरेचर के कितने सिलेबस का हिस्सा है? 10%, 15%, 20%, 25%? कहते हैं सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो मैंने कि बाकी कौन पढ़ेगा? कहानी और उपन्यास पढ़ लोगे बाकी? तो जो आपका इंटरेस्ट है वो पूरे सिलेबस और पूरे ऑप्शनल के संदर्भ में होना चाहिए। अगला, जो भी आप ऑप्शनल लें उसको क्या करें, आप समय दें, उसके PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखें, उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करें और साथ ही साथ उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आपका जो वैकल्पिक विषय जिस आधार पर भी आपने चुना है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगला, अगर आप वैकल्पिक विषय आपका सही है तो किसी दूसरे के कहने पर आप अपने ऑप्शनल को चेंज मत कीजिए। ऑप्शनल को, जैसे मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने क्या किया, किसी स्टूडेंट ने X, Y, Z कोई भी ऑप्शनल लिया और एक बार उसका रिजल्ट आया, अभी मान लो कोई तैयारी कर रहा, अगले साल कोई रिजल्ट आया और उसमें लगा कि अरे इस विषय से तो अच्छा कोई रैंक मिला ही नहीं, तो आप चेंज मत करना। हो सकता है आपकी तरह किसी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट ना किया हो, तो आप ऑप्शनल का चेंज इस तरह से मत करना कि कोई टॉपर नहीं मिल रहा तो हम चेंज कर लेते हैं। अगर आपने चुना सही से है, मेहनत सही से कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, रिकॉर्ड बनाओगे। और अगर आपने क्या किया, देखा 1 साल का रिजल्ट, आपने निर्णय सही लिया था, मेहनत भी किया और आपने रिजल्ट देखकर अपना निर्णय चेंज कर लिया, या कोई आपसे आके कहे कि भैया पिछली बार तो इसमें नंबर अच्छे आए थे, इस बार अच्छे नहीं आए, चेंज कर दो, और आपने चेंज कर दिया, तो सब कुछ आपने बर्बाद कर लिया। जो भी विषय आप लें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ ध्यान दें उसकी भाषा पर विशेष ध्यान दें, अर्थात उस विषय को किसी को समझाने के लिए आप क्या उदाहरण देंगे, किस तरह के शब्दों का चयन करेंगे, किस तरह का भाषा प्रवाह रखेंगे, उस पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको करना है, उस विषय में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिक हो,
वो यूनिक हो। तो उसमें आप क्या डाल सकते हैं, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, क्या चीज। तो अपने आंसर को, उस विषय के आंसर को अच्छा करने के लिए जो भी आप यूनिक चीजें डाल सकते हैं उसको जरूर डालिए। और अगर इतना आप कर ले जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं, आपका जो ऑप्शनल को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी दूर हो जाए। अब आपको डिसाइड करना है कि हमने जो आपको ऑप्शनल का लिस्ट बताया उसमें से आप कौन सा ऑप्शन लेने वाले हैं। तो जो भी ऑप्शन लेने वाले हैं उनके पैरामीटर्स हमने बता दिए हैं, आप उसका क्या कीजिए, चयन कीजिए और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, ऑप्शनल अगर सही से डिसाइड नहीं किया तो आपके पूरे सपने पर पानी फिर सकता है। इसलिए आराम से धीरे धीरे इस पर विचार कीजिए और तार्किक तरीके से डेटा के आधार पर एक्सपर्ट से बात करके, अपनी चीज़ों का परीक्षण करके, अपने इंटरेस्ट को देखकर, अपने प्रेजेंटेशन को देखकर तब क्या कीजिए, इस विषय का अर्थात ऑप्शनल का चयन कीजिए। क्या हम इस चीज को समझ पाए होंगे? जरूर समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर हम इसका भी PDF डाल देंगे, आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।